निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। लेकिन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, छात्रों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते, छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव नहीं बना सकते। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। कि मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है। बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। इन विकल्पों पर भी खूब मंथन हुआ, लेकिन पीएम ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। और अब खबर तो समझिए। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है और तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा है। छात्रों के हित को देखते हुए परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा में बैठने वाले थे। परीक्षा को लेकर छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स सभी परेशान थे। ऐसे में पीएम ने साफ साफ कहा कि छात्रों की सुरक्षा और सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दबाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाना ठीक नहीं है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 12वीं के नतीजे समय पर आएंगे। केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था। शिक्षा मंत्रालय को 3 जून तक अपना अंतिम फैसला कोर्ट को देना है और फैसला अब ये कि परीक्षा रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर की 6 साल की मासूम बच्ची की पीएम मोदी से गुहार वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मासूम पीएम मोदी से ऑनलाइन क्लास में मिलने वाले ज्यादा होमवर्क की शिकायत कर रही हैं। वीडियो इतना वायरल हुआ कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने होमवर्क का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने के निर्देश दे दिए। आइए सुनते हैं मासूम का वो वीडियो जिसमें वो पीएम मोदी से सोशल मीडिया पर गुहार लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो तो 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। बहुत ही प्यारी शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे लिखा, बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत, आनंद और आनंद से भरे होने चाहिए। और अब खबर तो समझिए। दरअसल कश्मीर की बच्ची ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है और छोटे बच्चों पर होमवर्क का प्रेशर होने की बात कही है। एक बच्ची की गुहार पर बड़ा बदलाव हो सकता है। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाखों लोग बच्ची का वीडियो देख चुके हैं।
माना जा रहा है कि बच्ची की इस शिकायत के बाद अब छोटे क्लास के बच्चों को ज्यादा होमवर्क से थोड़ी राहत मिल सकती है। बच्चों पर दबाव को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक नीतिगत बदलाव की शुरुआत हुई है और वीडियो इतना शेयर हुआ कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंच गया। एलजी ने बच्ची के सवालों का संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के भीतर स्कूली शिक्षा विभाग को ऐसी नीति पेश करने को कहा है ताकि बच्चों के होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में 15 जून के बाद पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति के जरिए होगा, यानी ना ही प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ना ही पंचायत के लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी। फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नहीं बढ़ेगा गांव की सरकार का कार्यकाल, ना ही पंचायत के लिए नियुक्त होंगे प्रशासक। परामर्शी समिति के जरिए चलेगी गांव की सरकार। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव नहीं कराने की स्थिति में सहयोगी पार्टी समेत विपक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सीएम नीतीश ने बीच का रास्ता निकाला है। नीतीश कैबिनेट में इस संबंध में फैसले पर मुहर लगी, जिसके मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, ना ही पंचायतों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई। कैबिनेट ने पंचायतों के चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्शी समिति गठन का निर्णय लिया। वार्ड, पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। यानी 15 जून के बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा गांव की सरकार भंग हो जाएगी। ऐसे में पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति करेगी। सरकार बाद में तय करेगी कि समिति में कौन कौन होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस समिति में पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी समिति में शामिल रहेंगे। इस समिति का गठन राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर करेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 14, 39, 66, 92 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अध्यादेश लाकर इस फैसले को लागू किया जाएगा। पंचायत चुनाव नहीं होने के स्थिति में 15 जून के बाद बिहार में कैसे विकास के कार्य होंगे, उसके लिए एक परामर्शी समिति का गठन हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल की सहमति जब प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एक संकल्प बनाकर, एक निर्देशिका बनाकर पूरे स्वरूप को तैयार करके हम लोग किस तरह परामर्श समिति का गठन करके जिले में जो पंचायत है, ग्राम कचहरी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसका गठन करने का काम करेंगे। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इस पूरी खबर को आसान शब्दों में समझिए। दरअसल मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल अब नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन गांव का विकास भी जारी रहेगा। पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल का एक्सटेंशन तो नहीं होगा, लेकिन विकास का काम बाधित ना हो, इसके लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। पहली बार परामर्शी समिति गठित करने का फैसला किया गया है। पंचायतों में परामर्शी समिति बनाई जाएगी। परामर्श समिति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, समिति किस आधार पर फैसला लेगी, फंड जारी करने का अधिकार किसके पास होगा, अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास होगा, इसे लेकर अभी सरकार अध्यादेश लाएगी। संभावना जताई जा रही है कि पंचायती राज का काम जिलों के डीएम नीचे के अपने पदाधिकारियों में बांटेंगे। वार्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के तहत होने वाले काम बीडीओ करेंगे। जिला परिषद के माध्यम से होने वाले काम को डीडीसी कराएंगे और उन्हीं के पास सारे अधिकार होंगे। संविधान में नियम है कि 5 साल से अधिक पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो संशोधन भी किया जाएगा। इसमें बिहार कैबिनेट ने परामर्शी समिति बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए जो पंचायत राज अधिनियम 2006 है उसमें भी संशोधन होगा। अब बात उस पुल की दानापुर को दियारा की लाइफलाइन थी, लेकिन तेज आंधी और तूफान के कारण वो पुल टूट गया, जिसके कारण 6 पंचायतों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज शाम तेज बारिश के साथ आंधी भी आई थी और इसकी वजह से दानापुर का जो ये पीपा पुल है वह कई भागों में बंट गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बड़ा हिस्सा अब भी दिखाई दे रहा है पीपा पुल का, लेकिन इसके अलावा कई जो दूसरे हिस्से हैं वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई हिस्सों में पीपा पुल जो है वो बंट गया है
और इस वजह से ये लाइफलाइन माना जाता है दानापुर से उस पार अखिलपुर में जाने के लिए। काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों गाड़ियां पीपा पुल से पार करती हैं और निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आ खड़ी। गनीमत ये कहिए कि उस वक्त पुल से आवागमन नहीं था, लेकिन अब पीपा पुल बंद हो जाने से कई गाड़ियां देखिए यहाँ पर खड़ी हैं और इन गाड़ियों से लोगों को उस पार जाना था, लेकिन अब इनके सामने कोई विकल्प भी नहीं बचा है क्योंकि पीपा पुल जो है वो बट गया है और निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक बड़ी परेशानी है। तो ये परेशानी दियारा के लोगों की नियति बन चुकी है, जैसा कि आपने सुना, लोग जो है अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन वाकई में जो पीपा पुल है उसकी जगह कई सालों से एक पक्के पुल की मांग होती रही है, लेकिन आज तक उस मांग को किसी ने पूरा नहीं किया, चाहे प्रशासन में बैठे लोग हों, सरकार में बैठे लोग हों, और दियारावासी इसी तरीके से इस नियति में जीने को मजबूर है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, पीपा पुल, दानापुर। और अब खबर तो समझिए, दरअसल पीपा पुल एक अस्थायी पुल होता है जो लोहे के एयर ड्रम से बनाया जाता है। जो पुल टूट गया है वो दानापुर दियारा का लाइफलाइन है। पीपा पुल के टूटने से दानापुर दियारा के 7 पंचायतों का संपर्क दानापुर से पूरी तरह से टूट गया है। लोगों को शहर में आने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पीपा पुल के टूटने से दियारा के लोगों को अब नाव का ही आसरा है और नाव के जरिए ही वो एक पार से दूसरे पार तक जा सकते हैं। झारखंड का रुख करेंगे। लोहरदगा में जागरूकता की कमी के चलते लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि मेडिकल टीम लोगों को वैक्सीन देने के लिए लगातार इंतजार करती है और लोग टीका लेने नहीं आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोगों को टीका लेने के लिए बोलते हैं तो भी कोई किसी की नहीं सुनता। मेडिकल टीम को देखते ही लोग घरों में ताला बंद कर भाग जा रहे हैं। लोहरदगा के भारगांव पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए पूरी टीम लोगों का इंतजार कर रही है। कैंप लगाकर वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन सिन्हा प्रखंड के भारगांव पंचायत में लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। सरकारी गाड़ी देखकर ही लोग घरों में ताला लगाकर भाग जा रहे हैं। जागरूकता के अभाव में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में लोगों का वैक्सीनेशन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी है। देखिए, हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार किया है, इनकी भाषा में भी, कुड़ुख में और सादरी में हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गांव में अभी लोगों में थोड़ा अंधविश्वास है और कुछ लोगों का ये कहना है कि टीका के लेने से हम लोग बीमार हो जा रहे हैं, जो गलत बात है। तो इसको हम लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, सहिया के माध्यम से, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास टूटे। और अब खबर तो समझिए, कोरोना का कोई शर्तिया इलाज नहीं है। वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है और जो लोग रिस्क में हैं उन्हें वैक्सीन ही बचा सकता है। वैक्सीन वायरस को पहचानने और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है और इसीलिए बेहद जरूरी है कि जब भी उपलब्ध हो वैक्सीन का डोज अवश्य लें। वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अफवाहों से बचने की जरूरत है। जागरूकता की कमी की वजह से लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। लिहाजा प्रशासन को जागरूकता अभियान और तेज करना होगा और गांव-गांव घूमकर बताना होगा कि वैक्सीन कितना जरूरी है। अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए जरूरी है। गूगल फोटोज पर मिलने वाला फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज आज से खत्म हो गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब आपको इसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल को लेकर कई नियम बदल चुके हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। अगर आप गूगल फोटो इस्तेमाल करते हैं तो आज से आप अनलिमिटेड फोटोज अपलोड नहीं कर पाएंगे। 15 GB का स्पेस गूगल की ओर से हर जीमेल यूजर्स को मिलेगा। इसमें आपके ईमेल्स और फोटोज शामिल होंगे। अगर आप इससे ज्यादा स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो आपको गूगल वन से इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। गूगल वन का सबसे कम का सब्सक्रिप्शन 100 GB स्टोरेज स्पेस के लिए आपको हर महीने 130 रुपए और सालाना 1300 रुपए देकर मिलेगा। और अब खबर तो समझिए, अब से हाई क्वालिटी फोटोज को अनलिमिटेड अपलोड नहीं किया जा सकेगा। गूगल कई स्टोरेज सब्सक्राइबर प्लान ऑफर करती है जिन्हें आप जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना होगा। अब आपको गूगल के 100 GB
बेस स्टोरेज प्लान के लिए 130 रुपए प्रति महीने खर्च करना होगा। 1300 रुपए में 1 साल के लिए यह सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। 200 GB वाले स्टोरेज प्लान के लिए यूजर्स को 210 रुपए खर्च करने होंगे और तभी आप अनलिमिटेड फोटोज गूगल फोटोज में सेव कर पाएंगे। बिहार में ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस वालों पर अब कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें और ऐसा करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और दूसरे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती के दौरान कई पुलिस वाले मोबाइल पर बिजी दिखाई देते हैं, जिससे काम तो प्रभावित होता ही है, पुलिस की छवि भी खराब होती है। लिहाजा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। झारखंड में आईएएस तबादले का निराला खेल चल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में कई आईएएस अधिकारियों का अब तक 1 से ज्यादा बार तबादला हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि या तो तबादले की वजह आईएएस अधिकारियों की नाकाबिलियत या कोई और बात। वहीं बीजेपी से तबादला उद्योग से जोड़कर देख रही है, जबकि जीएमएम बचाव की मुद्रा में है। क्या झारखंड के आईएएस नाकाबिल हैं? क्या झारखंड के आईएएस अधिकारी नॉन परफॉर्मर हैं? क्या आईएएस अधिकारियों को विभागीय समझ नहीं है? क्या तबादले के नाम पर खेल चल रहा है? ये तमाम सवाल तब उठने जायज हैं जब झारखंड की हेमंत सरकार में बार बार तबादले का खेल चल रहा हो। बार बार सचिव स्तर के अधिकारी बदले जाने से सरकार की विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। यूं कहें विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लेकिन तबादलों के आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है जैसे सरकार आईएएस अधिकारियों के बीच कोई खोज कर रही हो। एक नजर डालते हैं अधिकारियों के तबादले पर। अरुण कुमार सिंह 17 जनवरी 2020 को जल संसाधन विभाग से खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला। 7 अप्रैल 2021 को खाद्य आपूर्ति विभाग के विकास आयुक्त के पद पर तबादला। 20 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार। सुनील कुमार 17 जनवरी 2020 को भवन निर्माण विभाग से योजना सह वित्त विभाग में तबादला। 4 सितंबर 2020 को भवन निर्माण विभाग का प्रभार। प्रवीण कुमार टोप्पो 17 जनवरी 2020 को परिवहन विभाग से उद्योग विभाग में तबादला। कुछ ही दिनों में उद्योग विभाग से श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में तबादला। प्रशांत कुमार 17 जनवरी 2020 को वाणिज्य कर विभाग से पंचायती राज में तबादला। 14 मई 2020 को पंचायती राज से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में तबादला। विनय चौबे 12 फरवरी 2020 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में तबादला। 14 मई को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का प्रभार। 25 सितंबर 2020 को ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक का प्रभार। केके खंडेलवाल 14 मई 2020 को योजना सह वित्त विभाग से विकास आयुक्त बने। 7 अप्रैल 2021 को विकास आयुक्त से उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादला। अमरेंद्र प्रताप सिंह 14 मई 2020 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वन पर्यावरण विभाग में तबादला। 4 फरवरी 2021 को राजस्व परिषद में तबादला। अविनाश कुमार 14 मई 2020 को ग्रामीण विकास विभाग से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में तबादला। 4 सितंबर 2020 को ऊर्जा विभाग का प्रभार। हिमानी पांडे 14 मई 2020 को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग से वित्त विभाग में तबादला। 7 अप्रैल 2021 को खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला। आराधना पटनायक 14 मई 2020 को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में तबादला। 28 मई 2021 को वाणिज्य कर विभाग में तबादला। झारखंड में लगातार तबादले का दौर जारी है। यहां अधिकारियों के तबादले को एक उद्योग के तौर पर देखा जाता है। मुख्य विपक्षी दल भी इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि सत्ताधारी दल जेएमएम के नेता सरकार के बचाव में खड़े हैं। हम लोगों ने तो बार बार कहा, शुरू से कह रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग सा बन गया है। आप सबको पहले भी पता होगा, कई एक डीएसपी स्तर के अफसरों का ट्रांसफर होता है और उसी दिन रद्द भी हो जाता है। तो ये आम बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो लेन देन है उसी में चल रहा है। हर लोग पूरा सर्वत्र चर्चा है। कतई उचित नहीं है। मेरा यह मानना है कि कप्तान को अपनी टीम को चुनने का और कप्तान को अपनी टीम के विभिन्न प्लेयर्स को अलग अलग पोजीशन पर खिलाने का अधिकार है और यह अधिकार सुनिश्चित रहना चाहिए। झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में अगर 1500 के करीब छोटे बड़े तबादले हुए हों तो इसे क्या समझना चाहिए?
खासकर तब जब सरकार गठन के बाद से ही कोरोना संक्रमण का काल चल रहा हो। कुछ विभागों को छोड़ दें तो दूसरे विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। ऐसे में सवाल उठते हैं तो सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है, यानी 10 जून तक अब लॉकडाउन बढ़ गया है। जिले के अंदर ई पास की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जिलों को 2 कैटेगरी में बांटकर रियायत का भी फैसला लिया गया है। फिलहाल 15 जिलों में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। मॉल और बड़ी दुकानें बंद रहेंगी। सभी 24 जिलों में दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ये बड़ी खबर। कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।